नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा पूरा हो चुका है। ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि यह दौरा शानदार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि चीन के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण डील की है। अब अमेरिका और चीन पूरी दुनिया को चलाएंगे। बीजिंग में ट्रंप ने चीन को खुश करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शी जिनपिंग का दिल पिघलता हुआ नहीं दिखाई दिया। ट्रंप के साथ गए टीम के लोगों को भी बता दिया गया कि बीजिंग में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलती है। ट्रंप के मुंह पर ही अमेरिका की बेइज्जती कर दी। शी ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका गिरता हुआ देश है। शी ने अमेरिका की बेइज्जती कर दी और ट्रंप सब कुछ सुनते रहे, और सुन ही नहीं रहे थे बल्कि शी की हां में हां भी मिला रहे थे। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। चीन से ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया, कहा डील नहीं की तो होगा विनाश। ब्रिक्स की बैठक में यूएई और ईरान के प्रतिनिधि भिड़े। पाकिस्तान ने रूस से की बड़ी मांग, ग्वादर पोर्ट को आईएनएसटीसी गलियारा से जोड़ने का दिया प्रस्ताव। चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट से लिंक करने की तैयारी, भारत की सुरक्षा के लिए बढ़ा खतरा। युद्ध विराम टूटते ही रूस ने यूक्रेन पर बरपाया कहर। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और दीर्घकालिक ड्रोन हमला। भड़के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा दुनिया को ये याद रखना चाहिए। और चलते चलते में देखेंगे क्या अब 200 साल तक जी सकेंगे इंसान, वैज्ञानिकों ने क्रैक किया कोड। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएई दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री मोदी, राजकीय सम्मान के साथ हुआ स्वागत। दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौतों पर लगी मुहर। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री स्ट्रीटिंग ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा। पीएम स्टामर की बढ़ी मुश्किलें, चुनावी हार के बाद लेबर पार्टी में नेतृत्व संकट और बगावत हुई तेज। अमेरिका नहीं चाहता भारत और पाकिस्तान की बने, दोनों देशों में जंग भड़काने में भी हाथ। पूर्व सीआईए अधिकारी लैरी जॉनसन का खुलासा, कहा भारत के प्रति अमेरिका का रवैया नस्लवादी। बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर जाने की तैयारी में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना चीफ आसिम मुनीर। रक्षा समझौते की तैयारी, भारत की बढ़ेगी टेंशन। तो बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही गर्मजोशी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके तेवर ठंडे पड़े हुए हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन चीन ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। ट्रंप भले ही ईरान को रोज धमकी दे रहे हो, लेकिन चीन के सामने वो खुद ही घुटने पर आते दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ बैठक में ट्रंप की सारी हेकड़ी गायब हो गई। वो साख बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। दावा कर दिया कि चीन अमेरिकी कंपनियों से 200 विमान खरीदेगा, लेकिन चीन ने इस पर भी चुप्पी साध ली। उल्टा शी जिनपिंग ने ताइवान के मामले में अमेरिका को जमकर धमकाया। ट्रंप के मुंह पर ही कह दिया कि अमेरिका पतन की तरफ जा रहा है, और तब ट्रंप सिर हिलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। शी के बयान पर उन्होंने कहा कि आप 100% सही हैं। ट्रंप सफाई देते घूम रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल को लेकर बोल रहे थे। इसे लेकर उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि जब राष्ट्रपति शी ने बड़ी शालीनता से अमेरिका को संभवतः पतन की तरफ अग्रसर राष्ट्र बताया, तो उनका इशारा सुस्त जो बाइडेन और बाइडेन प्रशासन के 4 साल के दौरान हमें हुए भारी नुकसान की तरफ था, और इस मामले में वे 100% सही थे। ट्रंप का कहना है कि शी 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब हमारा देश पतनशील राष्ट्र था, लेकिन अब अमेरिका दुनिया का सबसे आकर्षक देश है, और उम्मीद है कि हमारा चीन के साथ रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होगा। शी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि शी जिनपिंग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, वो पूरी तरह बिजनेस माइंडेड है। अच्छा लगता है कि वहां कोई दिखावा नहीं है और किसी तरह का खेल नहीं है। अब ट्रंप जहां जिनपिंग की तारीफ करते रहे, वहीं जिनपिंग ने उन्हें धमकाते हुए कह दिया कि अगर ताइवान के मामले में अमेरिका बीच में आता है, तो अमेरिका और चीन के बीच भी जंग हो सकती है। इससे दोनों देशों के संबंधों में खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं खबर तो यह भी आ रही है कि ट्रंप की यात्रा के दौरान कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो गई, और हर बार अमेरिका को बेइज्जत किया गया और ट्रंप शांति से सब कुछ होता देखते रहे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुबह जब द्विपक्षीय बैठक चल रही थी, उस दौरान चीनी पत्रकारों की भीड़ अचानक अंदर घुस गई। इस दौरान व्हाइट हाउस के अधिकारी नीचे गिर गए और उन पर लोग चढ़ते चले गए।
हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना पर अमेरिकी टीम ने कड़ा विरोध जताया। इसके बाद दूसरा बड़ा टकराव टेंपल ऑफ हेवन विजिट के दौरान हुआ। यहां चीनी अधिकारियों ने एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि वो अपने साथ हथियार लेकर आया था। यह अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन चीनी पक्ष ने उसकी बंदूक जमा कराने की शर्त रख दी। करीब आधे घंटे तक इस मुद्दे पर बहस चलती रही और इस देरी की वजह से ट्रंप और शी जिनपिंग की तय समय से एंट्री भी प्रभावित हुई और दूसरे कार्यक्रम भी लेट हो गए। और आखिरकार एक दूसरे एजेंट को बुलाकर स्थिति संभाली गई, जबकि पहला एजेंट बाहर ही रह गया। इसके बाद अमेरिकी पत्रकारों को ट्रंप के काफिले के साथ जाने से भी रोक दिया गया। अमेरिकी पत्रकारों को मोटरकेड में शामिल होने की इजाजत भी नहीं दी गई। इस पर अमेरिकी अधिकारियों और चीनी सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस हुई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि आखिरकार अमेरिकी टीम को खुद रास्ता बनाकर बाहर निकलना पड़ा और दौड़ते हुए ट्रंप के काफिले तक वे पहुंचे। अमेरिकी टीम में भले ही नाराजगी दिखाई दे रही हो, लेकिन ट्रंप का दावा है कि उनका दौरा बेहद शानदार रहा और उन्होंने कई ऐसी डील की हैं जिससे अमेरिका को फायदा होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो पश्चिम एशिया में जंग भले ही नहीं छिड़ी, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब इस टकराव को अंजाम तक पहुंचाना टेढ़ी खीर जैसा हो गया है। यही वजह है कि कभी वो ईरान से बातचीत की कहते हैं और कभी हमले की धमकी देते हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर उन्होंने ईरान को धमकाया है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ईरानी भी मुझे देख रहे होंगे। हमें ठीक ठाक पता है कि उन्होंने क्या क्या तैनात किया है और कौन से हथियारों की जगह बदली है। उन्होंने जमीन के नीचे से जो मिसाइलें निकाली हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। वो अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएंगे। ईरान को अमेरिका के साथ जल्दी से जल्दी कूटनीतिक समझौता करना होगा। अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो तबाह हो जाएंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान की तारीफ भी करते दिखाई दिए। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वे यानी ईरानी असल में कई मामलों में बहुत समझदार हैं। वे पहले और दूसरे दर्जे के उन अधिकारियों से ज्यादा समझदार हैं जो अब हमारे साथ नहीं है। मुझे लगता है कि ईरान के नए अधिकारी समझदारी दिखाएंगे। इससे साफ है कि ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए ट्रंप कितने बेताब हैं। और इसकी वजह भी है क्योंकि उनके मुताबिक तो ये जंग 2 दिन में ही जीत लेने वाली थी, लेकिन 28 फरवरी से शुरू हुआ संघर्ष अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हथियार तो खत्म हो गए, लेकिन ईरान की तरफ से नई मिसाइलें निकाली जा रही हैं, जिनका खौफ ट्रंप के बयानों में साफ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जब धमकियों से काम नहीं बन रहा तो अब अमेरिकी विदेश विभाग ने एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ड्रोन उत्पादन इकाई के बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। उन्होंने बाकायदे एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि IRGC के राजस्व स्रोत में सेंध लगाने में हमारी मदद करे, जिससे साफ है कि अमेरिका ईरान को लेकर बुरी तरह फंस गया है। वहीं ईरान अब भी अपने रुख पर कायम है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ब्रिक्स समिट में शिरकत करने के लिए भारत दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने दुनिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया और ब्रिक्स देशों से खुलकर विरोध की अपील की। इस बीच यूएई और ईरान के मंत्री आपस में भिड़ भी गए। अरागची ने कड़े स्वर में कहा कि मैंने ब्रिक्स में एकता बनाए रखने के लिए अपने बयान में यूएई का नाम नहीं लिया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यूएई ईरान के खिलाफ आक्रमण में सीधा शामिल था। जब हम पर हमले शुरू हुए तब उन्होंने उसकी निंदा तक नहीं की। इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश करने वालों को जवाब दिया जाएगा। दरअसल एक दिन पहले ही इजराइल ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान से युद्ध के बीच यूएई का गोपनीय दौरा किया था। हालांकि यूएई ने इजराइल के दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन अब अरागची ने खुली चेतावनी दी है कि हर बात का हिसाब होगा, जिसके बाद ईरान और यूएई में भी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब इस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान के दांव से भारत की बढ़ी चिंता की। तो पाकिस्तान ने वैश्विक मंच पर ऐसी डिमांड कर दी है जो भारत की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने चीन के CPEC प्रोजेक्ट से INSTC गलियारों को जोड़ने की मांग की है। दरअसल रूस के कजान शहर में आयोजित फोरम में पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक तलहा बुर्की ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा
कि ग्वादर बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC से जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ जाएगा। अब पाकिस्तान की इस डिमांड और भारत पर पड़ने वाले इसके असर को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है, जो रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। यह पोर्ट चीन की CPEC परियोजना का मुख्य बिंदु है, जो उसके शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के रास्ते सीधे अरब सागर से जोड़ता है। इस जलमार्ग से मलक्का जलडमरू मध्य पर चीन की निर्भरता कम होती है। आप जानते हैं कि CPEC प्रोजेक्ट पहले से ही भारत की चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि पहला तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है और दूसरा ग्वादर पोर्ट के जरिए इस गलियारे से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सैन्य और नौसैनिक ताकत बढ़नी तय है, जो भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने वाला है। वहीं अब बात करें INSTC की, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है, जो भारत को ईरान के चाबहार के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है। इस गलियारे से माल ढुलाई की लागत और समय में 30 से 40% की कमी आती है। भारत, ईरान, रूस, इनके अलावा इसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया शामिल है। ये कॉरिडोर चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट यानी CPEC का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मध्य एशिया तक सीधे पहुंच देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ये डिमांड भारत के लिए खतरे के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि रूस की तरफ से पाकिस्तान के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर उसकी ये मांग मान ली जाती है तो इस गलियारे के जरिए पाकिस्तान को मध्य एशियाई देशों तक आसान पहुंच मिल सकती है, जो उसकी व्यापारिक क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए यह बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। बहरहाल अब इस प्रस्ताव को लेकर रूस आगे क्या रुख अपनाता है, यह देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की। तो एक तरफ जहां विक्ट्री डे के मौके पर रूस और यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम के बाद शांति की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत अब कुछ और ही दिखाई दे रही है। अब रूस ने यूक्रेन पर 4 साल से चल रहे युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। उसने सीधा यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। कीव पर 24 घंटे में 1500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 17 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के इस हमले ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। हर तरफ भयानक मंजर देखा जा रहा है। पूरी रात लगभग 11 घंटे तक हवाई हमले के अलार्म बजते रहे। हमले के बाद हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि रूस का टारगेट यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को कमजोर करना और बिजली व्यवस्था को खत्म करना था। यह हमला अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है और इस हमले की पुष्टि खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी OCHA से जुड़े वाहनों पर 2 FPV ड्रोन हमले किए, जबकि रूसियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि वो किन के वाहनों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मिशन प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र के 8 अन्य कर्मचारी उन कारों में मौजूद थे। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने इस हमले की जानकारी देते हुए आगे कहा कि रूस ने यूक्रेन पर 1560 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो युद्ध शुरू होने के बाद से 2 दिनों की अवधि में यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला है। रूसी हमलों में यूक्रेन में 180 ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 50 से ज्यादा आवासीय भवन हैं। हमलों से कीव की पानी बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। उसके दूसरे बड़े शहर खार्किव में हमले से 3 बच्चों समेत 28 लोग घायल हुए हैं। इससे साफ है कि रूसी हमलों से नागरिक सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें जमींदोज हो गई। खबर तो यह भी आ रही है कि ढह गई इमारत के मलबे के नीचे अभी भी निवासी फंसे हो सकते हैं, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना मिली है, जिसके बाद क्षेत्र में बचाव अभियान चलाया गया। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूक्रेन में जिस तरह से तबाही मची हुई है, उसके बाद ज़ेलेंस्की की चिंता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यूक्रेन ने अमेरिका और चीन से रूसी हमलों को रुकवाने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि क्या यह युद्ध शांत हो पाएगा या यूक्रेन में मचा यह तांडव जारी ही रहेगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे इंसान के 200 साल जीने की संभावना के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि समंदर की गहराइयों में एक ऐसी मछली रहती है जो 200 साल तक जीती है?
जी हाँ, इसका नाम है बोहेड व्हेल। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इसे बुढ़ापे की बीमारियां छू तक नहीं पाती। और अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मछली की मदद से हम इंसान भी लंबी उम्र पा सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने पाया कि इस व्हेल के शरीर में CIRBP नाम का एक खास प्रोटीन होता है, जो इंसानों के मुकाबले व्हेल में 100 गुना ज्यादा पाया जाता है। इसे ऐसे समझें कि हमारे शरीर का DNA समय के साथ खराब होने लगता है, जिससे बीमारियां होती हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोटीन मरम्मत का काम करता है, और जैसे ही DNA कहीं से टूटता है, ये उसे तुरंत रिपेयर कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के वैज्ञानिकों ने इस प्रोटीन को लेकर कुछ प्रयोग किए, और इस दौरान जब व्हेल का प्रोटीन इंसानी सेल्स में डाला गया तो सेल्स खुद को तेजी से ठीक करने लगे। जब इसे छोटी मक्खियों पर आजमाया गया तो उनकी उम्र काफी बढ़ गई। ये व्हेल आर्कटिक में रहती है। रिसर्च कहती है कि ठंड की वजह से ही इसके शरीर में ये प्रोटीन ज्यादा बनता है। इसलिए अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ठंडे पानी से नहाना या ठंडे वातावरण में रहना इंसानों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल 200 साल तक जीना एक सपने जैसा है, लेकिन इस खोज ने एक बड़ी उम्मीद जगा दी है। वैज्ञानिक अब ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे इंसानों के शरीर में भी इस प्रोटीन को बढ़ाया जा सके। तो अगली बार जब आप ठंडे पानी से नहाएं तो याद रखिएगा कि आप शायद अपनी उम्र बढ़ाने की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ा रहे हैं। समंदर की ये विशाल मछली क्या वाकई हमारी उम्र में इजाफा करने में मदद कर सकती है? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।